Good morning, dear students. Assalamu alaikum. I am Kamar Abbas and welcome to new online lecture. Today's our topic is Z in and Z out complexes. आपको याद है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ा था एंड वी नो दैट जब किसी कम्प्लेक्स के अंदर डिस्टॉर्शन होता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अब चेंज होने के बाद जो न्यू कम्प्लेक्सेस बनते हैं या तो उसमें कंप्रेशन हो जाती है या एलोंगेशन हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हम एलोंगेशन और कंप्रेशन से बनने वाले कम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे डिटेल से। Z in एंड Z out जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बेसिकली ये उसी की टाइप है। क्या कहता है, इफ द लिगेंड इज प्रेजेंट इन Z एक्सिस और axial axis it will expand and bond length increased when moved toward outside is called Z out distortion and the reverse of this is called Z in distortion। जैसे कि पहले डिस्कस किया गया था कि जब भी डी एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स हैं जिसका नाम डी जेड स्क्वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑर्बिटल जो है लिगेंड को पुश बैक करेगा, जिसकी वजह से डी जेड स्क्वायर के साथ लिगेंड के बनने वाले बॉन्ड जो हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है और कम्प्लेक्स जो है इसको ओवरऑल आप जेड आउट डिस्टॉर्शन या जेड आउट कम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि इसका रिवर्स प्रोसेस अगर डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन कम हो और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो इस केस में एक्स और वाई एक्सिस से ज़्यादा रिपल्जन होती है, जबकि डी जेड स्क्वायर या डी एक्सिस से रिपल्जन नहीं होती, जिसकी वजह से जेड एक्सिस से लिगेंड ज़्यादा करीब आ जाता है। तो इसको हम जेड इन डिस्टॉर्शन कहते हैं। The distortion of a regular octahedron to extension along the z-axis and comparison in x and y-axis z out lower the energy of Eg orbital, that is dz square orbital, and increase the energy of Eg orbital, that is dx square y square orbital. Therefore, if one or three electrons occupy the Eg orbital, as in d4 system, d7 system, and D9 system or complexes shows huge distortion। ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि जब भी Eg ऑर्बिटल जो है वो अनइक्वली फील्ड होता है D4 सिस्टम, D7 और D9 में, तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन शो होती है। ये हमारे पास केस है Z in एंड Z out कम्प्लेक्सेस का। Z in कम्प्लेक्सेस जो है उसमें जब भी कंप्लीट फील्ड होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंप्लीट फील्ड होता है और डी जेड स्क्वायर जो है वो पार्शली फील्ड होता है, लाइक डी जेड स्क्वायर में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर लिगेंड जो है वो जेड एक्सिस से जेड ऑर्बिटल को पुश करते हैं और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब डी जेड स्क्वायर लो एनर्जी में हो, कंप्लीट फील्ड हो, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हाई एनर्जी में हो और पार्शली फील्ड हो, तो फिर डी जेड स्क्वायर जो है कंप्लीट फील्ड होने की वजह से लिगेंड के ऑर्बिटल्स को रिपेल आउट करता है और इस तरह जेड आउट कॉम्प्लेक्सेस हमें हासिल होते हैं। जेड आउट कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें एलोंगेटेड बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें जो है जो आपको ज्योमेट्री मिलती है इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। इसी तरह जेड इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। Z out distortion. In the Z out distortion, the repulsion between electrons between metal orbital and the ligand orbital is decreased due to the elongation of the Z axis, and ligand in the Z axis give a repulsion with the metal electron. So the dz square, the orbital is lower in energy देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। जैसा कि पहले बताया गया कि जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है एनर्जी में लो होता है तो ये कंप्लीट फील्ड होता है। कंप्लीट फील्ड होता है तो फिर ये क्या करेगा,
dz square orbital becomes a completely or partially filled and has greater number of the electron. So क्या होगा, greater number of electron then dx square y square. So they repel the ligand along z and z prime axis to greater extent and give rise to elongation of the bond along z axis called z out complexes. Z in complexes or Z in distortion, इसमें क्या होता है, for the Z in distortion the repulsion between the electron of the metal orbital increases along x dash y dash axis because they are filled to a greater extent than dz square. अब चूंकि जब भी डी एक्स स्क्र वाई स्क्र जो है वो कम्प्लीटली फिल होगा या उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एज कम्पेयर टू डी जेड स्क्र, फिर रिपल्जन एक्स एक्स डैश वाई डैश एक्सिस के थ्रू होगी और जेड एक्सिस के थ्रू रिपल्जन नहीं होगी, जिसकी वजह से जेड एक्सिस से लिगेंड जो है वो मेटल के ज़्यादा करीब आ जाएगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इससे क्या होती है, कंप्रेशन होती है जेड एक्सिस के लॉन्ग और इसको हम कंप्रेस ज्योमेट्री कहते हैं। Role of CFCE in the determination of distortion in the D9 system. CFC क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। यहाँ पर एक डिटेल डायग्राम है किसी भी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल का। देखें जब हमारे पास क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी लिगेंड किसी भी मेटल के पास D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को तो फील्ड की रिपल्जन की वजह से डिजनरेट ऑर्बिटल ऑफ डी जो है वो दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको आप T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें से जो EG ऑर्बिटल होते हैं वो पॉइंट 0.6 डेल नॉट या डेल ओ प्लस में एनर्जी में हाई हो जाते हैं, जबकि T2G ऑर्बिटल जो है वो 0.4 डेल ओ लेवल में उनमें एनर्जी में डिक्रीज आता है। अब ये एक नॉर्मल केस है ऑक्टाहेड्रल का, लेकिन जब डिस्टॉर्शन होता है तो डिस्टॉर्शन होने के बाद चूँकि लिगेंड जो है वो जेड एक्सिस से आ रहा है या लिगेंड जो है जेड एक्सिस से नहीं आ रहा, दो केसेस हमारे पास होते हैं। तो जब वो लिगेंड अप्रोच करता है तो इस तरह जो T2G ऑर्बिटल हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं टू एनर्जी लेवल्स में। इसमें से जो हमारे पास YZ एंड ZX हैं ये एनर्जी में फर्दर लो हो जाते हैं, जबकि DXY जो है ये एनर्जी में हाई हो जाते हैं। जो YZ एंड ZX T2G ऑर्बिटल हैं ये एनर्जी में 1/3 सिग्मा 2 एनर्जी लेवल में डिक्रीज आ जाता है इनमें, जबकि हमारे पास जो XY हैं इनकी एनर्जी 2/3 सिग्मा 2 में इनका इंक्रीज आता है, जबकि इनका ओवरऑल जो चेंज है दिस इज नोन एज सिग्मा 2। उसके बाद हम बात करते हैं EG सेट ऑफ ऑर्बिटल का। ये भी लिगेंड के आने और डिस्टॉर्शन की वजह से अनइक्वली फील्ड होते हैं। तो अगर DZ स्क्वायर जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है तो फिर वो कंप्लीट फील्ड होता है, क्योंकि हमने D9 सिस्टम की बात की है। तो E जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट है, इसको हम सिग्मा 1 कहेंगे। और सिग्मा 1 में भी हमारे पास जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो 1/2 सिग्मा 1 लेवल माइनस हो जाती है, जबकि हायर एनर्जी स्टेट 1/2 सिग्मा 1 प्लस हो जाती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्टॉर्शन का केस है जब हमारे पास D जो है वो कंप्लीट फील्ड हो, या बेसिकली इसको हम Z आउट कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी कह सकते हैं। The two EG orbitals separate so that one, namely dx square y square, goes up as much as the other, namely dz square, goes down. The T2G orbital separate so that doubly degenerate pair like DYZ and ZX goes down only half as far as single orbital, namely DXY, goes up. Hence, it can be seen that for T2G electron there is no net energy change.
जैसे कि आगे हम साबित करने वाले हैं कि जो हमारे पास C2G ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए एनर्जी का नेट चेंज 0 के बराबर है। सिंस 4 इलेक्ट्रॉन नेमली D YZ ZX, जो कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल नीचे हैं तो इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनके 4 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो डेल्टा लेवल है वो है -1/3। तो -1/3 इंटू 4 टोटल इज इक्वल टू 4/3 सिग्मा 2 माइनस में। while the two electron namely d y x y electrons are destabilized by 2 into 2/3 delta 2 sigma 2। क्योंकि जो ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो वैल्यू है वो 2/3 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 2/3 सिग्मा 2 हो जाएगा। तो नेट इनका एनर्जी गेन जो है वो हो जाएगा +4/3 डेल 2 एंड ये क्या था -4/3 डेल 2। तो अब क्या होगा इसके बाद, thus in the splitting of the T2G levels net energy gain is equal to energy gain plus energy loss plus 4/3 sigma 2 plus -4/3 sigma 2 is equal to 0. However, in the splitting of the EG levels, EG level की अगर हम बात करें, the net energy gain plus energy loss, one इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर लेवल में है जिसको आप x² y² कहते हैं और जिसकी जो सिग्मा 1 वैल्यू है वो +1/2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं -1/2 के साथ। तो इसमें ओवरऑल जो है जो इसका नेट गेन है वो है -1/2 सिग्मा 1। Thus the net lowering of the electronic energy in case of EG level is -1/2 sigma. This net energy is equal to -1/2 sigma or sigma 1/2 might be called the Chern-Taylor stabilizing energy and provides the driving force for the distortion. So dear students, I hope so आपने जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की जो है उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इस तरह के जो हमारे पास कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको हम Z आउट एंड Z इन कम्प्लेक्सेस कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर।